हाय नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस बाय सुमित सर में। दोस्तों, आज हम एक नए विषय की शुरुआत करते हैं, भारत का इतिहास। क्या दोस्तों? भारत का इतिहास, ये एक नया विषय है। बिल्कुल हम आज इसकी प्लेलिस्ट बना देंगे, आप फिर उसमें हम इतिहास के सारे वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम सोचते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपका चलें। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप पूरा एक दिन देखने के बाद बताइए कि आपको कितने प्रश्न मिलते हैं। हम जितने इसमें लिखा है इसको तो खाली हम क्रम से लिखने के लिए कहते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा टॉपिक ख़त्म हुआ है। बाकी हम बताने में सबसे ज़्यादा आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं हम आपको बताते हैं ज़्यादातर। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हम आते हैं अपने टॉपिक पे, भारत का इतिहास। भारत का इतिहास को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों इंडियन हिस्ट्री। क्या कहते हैं? इंडियन हिस्ट्री। पहले नंबर, हम किसी भी विषय के बारे में जानने से पहले वह विषय होता क्या है, उस विषय के अध्ययन अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, हम इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। इतिहास। इतिहास दोस्तों 3 शब्दों से मिलकर बना है। इतिहास किन किन शब्दों से मिलकर बना है? इति धन हा धन आस। इसका संधि विच्छेद करेंगे इतिहास का, तो इति धन हा धन आस होगा। ठीक है दोस्तों, इतिहास शब्द से, ये तीनों शब्द से मिलकर क्या बना है? इतिहास। क्या बना है दोस्तों? इतिहास। यहाँ पे कह रहा है कि इतिहास का तात्पर्य किससे है? इतिहास का तात्पर्य है कि यह निश्चय था, मतलब कोई घटना अगर घट जाती है और वो हम जानकारी में हमारे होती है, वो क्या हो जाती है? कुछ दिन बाद इतिहास हो जाती है। मतलब ऐसा निश्चित रूप से हुआ था, मतलब जो भी चीज़ें हुई थी निश्चित रूप से हुई थी। ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं? इतिहास। और हिस्ट्री शब्द का प्रयोग हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया था। मतलब जैसे हर विषय के जनक या पिता कहे जाते हैं दोस्तों, तो वैसे इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हु इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री? ठीक है ना, तो द फादर ऑफ हिस्ट्री, हिज नेम इज हेरोडोटस। क्या? हेरोडोटस। तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आइए बात करते हैं कि हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता क्यों कहा जाता है। क्योंकि हेरोडोटस ही वह पहला व्यक्ति होता है जो अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में इतिहास नामक चीज़ का वर्णन करता है, जो बीती हुई चीज़ें थी उस समय। लिखने का प्रयास सर्वप्रथम कौन करता है? हेरोडोटस करता है। तो अपनी किस पुस्तक में? हिस्टोरिका में करता है। इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इतिहास, आइए सामान्य भाषा में समझते हैं कि इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास अपने अतीत के बारे में जानने का एक अच्छा साधन है। क्या है दोस्तों? हमारे पूर्वज कैसे थे, क्या करते थे, क्या व्यापार करते थे, कहाँ रहते थे, उनके रहन सहन, उनका कल्चर कैसे था, संस्कृति कैसी थी, सभ्यताएं कैसी थी, ये सारी चीज़ें हम इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम इतिहास के अंतर्गत करते हैं, हिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। तो पहला आप ये जान गए होंगे दोस्तों, इतिहास शब्द किन किन शब्दों से मिलकर बना है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, और इतिहास के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? अपने अतीत के बारे में, कि हमारे अतीत क्या करते थे, क्या व्यवसाय करते थे, कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, किन किन चीज़ों का यूज करते थे, इन सारी चीज़ों को हम इतिहास के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो यह निश्चित रूप से था, हमारे पूर्वज निश्चित रूप से थे ना, हमारे पूर्वज भी निश्चित रूप से मूर्ति कलाएँ बनाया करते थे ना, हमारे पूर्वज निश्चित रूप से कृषि पशुपालन उद्योग करते थे ना, व्यापार भी करते थे। तो तभी वो धीरे धीरे हम उसी के बारे में अध्ययन करके हम इतना आगे गए। अब हम भी जो करेंगे, हमारे भी बारे में पढ़ेंगे कौन? हमारी आने वाली पीढ़ी। तो हम आप क्या बन जाएंगे? इतिहास का एक हिस्सा बन जाएंगे, कि हमारे पूर्वज ऐसे ऐसे करा करते थे। तो हमारे द्वारा ही हमारे आपके द्वारा बताए गए इन मार्गदर्शकों के आधार पर आगे की चीज़ें खोजना या चलना सुविधाजनक होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे हम हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ किया था, हम लोग उन्हीं के आधार पे, उन्हीं के अध्ययन के आधार पे, उन्हीं के साक्ष्यों के आधार पे चीज़ों का आविष्कार कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आने वाली पीढ़ी भी अभी भी चल रहा है, ये भी एक दिन इतिहास बन जाएगा। जैसे नरेंद्र मोदी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, 10 साल बाद, 15 साल बाद या उनके मरने के बाद उनका क्या हो जाएगा? इतिहास बन जाएगा। ठीक है ना, महापुरुष जैसे सब गांधी जी, नेहरू जी, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे लोगों का, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ये सारे लोगों का क्या है? इतिहास ही तो है, ये भी तो व्यक्ति ही थे। तो जो चीज़ें बीत जाती है, ऐसा निश्चित रूप से हुआ होता है, उसे इतिहास कहते हैं। आपको बताने में इतना समय जा रहा है।
तो दोस्तों आइए बात करते हैं इतिहास। इतिहास क्या, इतिहास बहुत बड़ा है। क्या इतिहास हमारा बहुत बड़ा है। तो बहुत बड़ा होने के कारण अगर हम एक बुक बना देंगे इतनी मोटी, तो ना हमारा ना किसी को पढ़ने की इच्छा ही नहीं होगी, बहुत बोरिंग महसूस होगा। ठीक है, इसलिए इतिहास को पढ़ने के लिए, सुविधाजनक अध्ययन करने के लिए उसको 3 भागों में बांट दिया गया है। अध्ययन की सुविधा के लिए, किसकी सुविधा के लिए? अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, ताकि हम सुविधाजनक उसको पढ़ सकें। तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन काल। प्राचीन मतलब पूर्व, प्राचीन पुराना काल, सबसे पहला काल जो आता है, जो सब चीज़ें सबसे पहले घटित हुई थी उसको प्राचीन काल में पढ़ते हैं। ठीक है, सारी सभ्यताओं के बारे में, सारे जितने भी जैन बौद्ध धर्म, ये सब प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आते हैं। आपका जो प्राचीन इतिहास आता है, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपकी प्राचीन इतिहास में आती हैं। संध्य सभ्यता इत्यादि सारी चीज़ें प्राचीन काल के अंतर्गत आती हैं। अब आता है मध्यकाल। अब प्राचीन काल आपका कहाँ से कहाँ तक चलता है? लगभग प्राचीन काल आपका 712 या 712 तक ही चलता है, जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर पहला अरब यात्री होता है जो आक्रमण करता है। ठीक है दोस्तों, पर आपका मध्यकालीन इतिहास कहाँ से चालू होता है? गुलाम वंश से। जब कौन? आपका कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना करता है, तब से मध्यकालीन इतिहास आपका चलता है। और कहाँ तक चलता है? लगभग 1858 तक चलता है। कहाँ तक चलता है? 1858 तक। इलाहाबाद दरबार तक। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद दरबार लगा था दोस्तों। आप जानते हैं जब भारत की इलाहाबाद को एक दिन के लिए भारत की राजधानी बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, उसी समय क्या हुआ था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके कार्यों को समाप्त कर दिया गया था और सीधे भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया था। कब? 1858 तक। ठीक है, उस समय राजवाही शासन जितने थे वो सारे आपके समाप्त हो गए थे। ठीक है दोस्तों, आइए अब बात करते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल आपका 1858 से चालू हो जाता है, लगभग 1962-65 तक पढ़ते हैं। कहाँ तक पढ़ते हैं दोस्तों? 65 तक, भारत और पाकिस्तान के युद्ध तक। क्योंकि आप जानते हैं 47 में भी भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था और 65 में भी हुआ था, 71 में भी हुआ था और 99 में भी हुआ था। 2016 में उरी हमला भी जो हुआ था दोस्तों, वो भी समझ लीजिए आपका एक युद्ध ही था। ठीक है, 2016 का लिए था, शायद अभी था ना, 2018 था। समझ लीजिए वो भी आपका एक युद्ध ही था। आइए अब बात करते हैं, आप इतिहास को कितने भाग में बांटा गया है ये आप जान गए। प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। कोई पूछेगा इतिहास को कितने भागों में बांट दिया गया है पढ़ने की सुविधाजनक, ताकि हम उसको आसानी से पढ़ लें, बोरिंग ना महसूस करें। तो 3 भाग, प्राचीन काल सबसे पुराना, फिर उसके मध्य वाला काल जो बीच में पड़ता है, फिर आधुनिक जो चल रहा है। आधुनिक काल, ये सब जो चल रहा है ये हमारा आधुनिक काल है। ठीक है ना, मॉडर्न इंडिया। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री इसको कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है दोस्तों, हिस्ट्री डिवाइडेड इन 3 पार्ट जो हमने आपको बताया, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, अब आइए बात करते हैं अगले स्टेप पे दोस्तों। तो अगले स्टेप पे है कि अब इतिहास, तो हम लोगों ने जान लिया इतिहास होता क्या है। अब जानेंगे कि इतिहास को अगर हमको जानना है तो इतिहास जानने के आजकल क्या सोर्सेज हैं, क्या साधन हैं। ठीक है ना, तो हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। क्या मतलब? प्राचीन, क्योंकि हर इतिहास, 3 इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन को जानने के अलग सोर्सेज हैं, मध्यकालीन इतिहास को जानने के अलग सोर्सेज हैं और आधुनिक काल को जानने के अलग सोर्सेज हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले प्राचीन इतिहास के जानने के स्रोत, सोर्सेज। ठीक है ना, प्राचीन इतिहास जानने के मुख्यतः 2 सोर्स हैं। प्राचीन इतिहास जानने के मुख्यतः कितने सोर्स हैं? 2 सोर्स हैं। पहला जानते हैं कौन सा है? एक साहित्यिक स्रोत है। कौन सा दोस्तों? साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत को देशी और विदेशी साहित्य में बांटा गया है, क्योंकि जो साहित्य है कुछ भारतीय लोग भी लिखे हैं, कुछ अन्य देश के लोगों ने भी लिखा है, इसलिए देशी और विदेशी स्रोतों में बताया गया है। वैसे पूरा तात्विक साक्ष्य, ये आपका दूसरा सोर्स है। ठीक है दोस्तों, पहला साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को 2 भागों में बांटा गया, देशी और विदेशी और पूरा तात्विक स्रोत। दोस्तों अगर आपको मेंस किसी चीज़ का देना पड़े, चाहे पीसीएस, चाहे आरओ, जहाँ भी मेंस होता है, आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा दोस्तों। वनडे वालों को तो बोरिंग लगेगा, ये पक्का है, क्योंकि वो फैक्ट चाहते हैं, वन लाइनर चाहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करिए दोस्तों। क्या? कॉन्सेप्ट क्लियर। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कम से कम 10 प्रश्नों को हल कर सकते हैं एक टॉपिक से।
अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, प्रश्न घुमा के दे दिए तो आपको आता हुआ भी प्रश्न गायब हो जाए, क्योंकि आप वन लाइनर वही पढ़े रहेंगे, आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। तो आइए बात करते हैं क्या दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक। पुरातात्विक का मतलब होता है दोस्तों जो खुदाई द्वारा प्राप्त होते हैं कुछ वस्तुएं, उन वस्तुओं के माध्यम से भी हमें इतिहास जानने की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। अब बात करते हैं कि साहित्यिक स्रोत को कितने भागों में बांटा गया है। साहित्यिक स्रोत को भी 2 भागों में बांटा गया है। क्या साहित्यिक स्रोत को भी 2 भागों में बांटा गया है या बांटा जा सकता है। पहला साहित्यिक स्रोत में कौन कौन सा है दोस्तों, धार्मिक साहित्य और धर्मेत्तर अथवा लौकिक साहित्य। क्या दोस्तों, धार्मिक साहित्य या धर्मेत्तर अथवा लौकिक साहित्य, ठीक है दोस्तों। आइए अब बात करेंगे, ये तो साहित्यिक स्रोत 2 भागों में बांट दिए गए। अभी हम बता रहे हैं धार्मिक साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आता है और धर्मेत्तर अथवा लौकिक साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आता है। अब दूसरा आता है साहित्यिक के बाद धार्मिक साहित्य। क्या दोस्तों, धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य को भी 2 भागों में बांटा गया है। क्या, धार्मिक साहित्य को भी 2 भागों, मतलब हम धर्म से भी अपने धर्म साहित्य से भी अपने इतिहास को जान सकते हैं। तो यहाँ हम बताएंगे कौन कौन से हैं। धार्मिक साहित्य को भी 2 भागों में बांटा गया, ब्राह्मण ग्रंथ और गैर ब्राह्मण ग्रंथ। मतलब जो ब्राह्मणों द्वारा लिखित ग्रंथ है और जो गैर ब्राह्मणों द्वारा लिखित ग्रंथ है, और ब्राह्मणेतर साहित्य भी कहते हैं। मतलब उसके बाद जो चीज़ें आती हैं उसको उत्तर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे एक पूर्व वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल, ठीक है दोस्तों। तो पूर्व वैदिक काल पहले है और पूर्व वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल की घटना घटी होती है। तो इससे पहले ब्राह्मण ग्रंथ लिखे होते, उसके बाद गैर ब्राह्मण या ब्राह्मणेतर साहित्य, ठीक। अब आइए बात करते हैं इन सारी चीज़ों को, जो ये साक्ष्य है, इस साक्ष्य को हम एक ग्राफ के माध्यम से यहाँ पे समझते हैं। क्या, ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, ठीक है दोस्तों। तो प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत, कहाँ के प्राचीन इतिहास, भारत का प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत। भारत का प्राचीन इतिहास जानने के 2 स्रोत होते हैं जो हमने यहाँ लिखा है, साहित्यिक स्रोत और ये पुरातात्विक स्रोत, ठीक है दोस्तों। साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। अब यहाँ हम बात करेंगे साहित्यिक स्रोत, है ना। साहित्यिक स्रोत को 2 भागों में बांटा गया, धार्मिक और धर्मेत्तर या लौकिक साहित्य। तो इसे साहित्यिक स्रोत को 2 भागों में बांटा गया है, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। क्या दोस्तों, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य, इसको 2 भागों में बांटा गया है। और ये लौकिक साहित्य जो है दोस्तों, अब बात करते हैं, धार्मिक साहित्य हमने नीचे बताया है, लौकिक साहित्य को इस ब्रैकेट में के अंदर बता दिया है। तो लौकिक साहित्य के अंतर्गत दोस्तों ऐतिहासिक ग्रंथ आते हैं। कैसे ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, ठीक है ना। और जीवनियाँ आती हैं, व्यक्तियों की जीवनियाँ भी आती हैं। तो ऐसी चीज़ें लौकिक साहित्य के अंतर्गत आती हैं। और धार्मिक साहित्य के अंतर्गत क्या आती हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आपके हो गए, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ। अब ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत क्या क्या आते हैं दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत वेद पुराण। ब्राह्मण ग्रंथ भी दोस्तों इतिहास को जानने के अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है, साक्ष्य हैं, ठीक है ना। और ब्राह्मण ग्रंथ अरण्य, तैत्रेय, ये सारी चीज़ें ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं, जो आगे हम आपको बताएंगे। कौशिकी, ये सारी चीज़ें ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत वेद पुराण, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, स्मृति ग्रंथ इत्यादि चीज़ें आती है। ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत क्या क्या आता है, आपका वेद भी आता है, पुराण भी आता है, आरण्य। वेदों की संख्या आप जानते हैं कितने वेद हैं दोस्तों, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसमें सबसे पुराना ऋग्वेद है और सबसे नया अथर्ववेद है। तो पुराण जानते हैं, पुराणों की संख्या 18 है, उपनिषदों की संख्या 108 है। महाभारत, आपका महाभारत में 18 पर्व है, ठीक है। महाभारत के 18 पाठ में 6वां पर्व है भीष्म पर्व। 6वां पर्व का नाम क्या, भीष्म पर्व। जो गीता है, ये गीता इसी भीष्म पर्व का ही एक अंग है। और स्मृति ग्रंथ जानते हैं, मनुस्मृति जैसी चीज़ें हैं आपकी। तो ये धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं और लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथ और जीवनी आती हैं। अब बात करते हैं धार्मिक साहित्य को 2 भागों में बांटा गया, एक ब्राह्मण ग्रंथ, यहाँ जैसे हमने बताया ब्राह्मण ग्रंथ और गैर ब्राह्मण ग्रंथ। तो धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत बता दी हमने क्या आता है। अब बात कर लेते हैं गैर ब्राह्मण ग्रंथ। गैर ब्राह्मण का मतलब होता है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सारे धार्मिक ग्रंथ जो हैं ये सब गैर ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी आप जानते हैं, बौद्ध धर्म के कौन हैं, गौतम बुद्ध हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी आती है। अब आइए हम जान लेते हैं कि साहित्यिक साहित्य
साहित्यिक साक्ष्य में जान लिए। मतलब आप देख रहे होंगे सारे क्या है साहित्यिक में, ग्रंथ ही ग्रंथ हैं। अब बात करते हैं पुरातात्विक। पुरातात्विक मतलब जो खुदाई से प्राप्त स्थल है, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि जो मोहनजोदड़ो, आपका हड़प्पा, ये सब कैसे स्थल हैं, पुरातात्विक स्थल हैं। यहाँ से हमें साक्ष्य मिला है अपने इतिहास जानने का, ठीक है, जो सिंधु सभ्यता के ही हिस्से में आते हैं। तो वो सारी पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आता है। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या आता है, अभिलेख आता है, ठीक है ना, सिक्के आते हैं, स्मारक आते हैं, मूर्तिकला आती है, चित्रकला आती है, सारे क्या हैं, पुरातात्विक स्रोत के स्रोत हैं, ठीक है ना, इतिहास जानने के स्रोत हैं, पुरातात्विक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। जैसे आप जानते हैं पाषाण काल, या पाषाण काल कह रहे हैं, पाषाण काल में किसी भी चीज़ में पत्थरों पे जो लिखा होता था, अभिलेख हो गए, सिक्कों के भी माध्यम से चित्र बने होते थे, अंदाज़ा लगाया जाता था क्या है, जैसे पशुपति की, और ये सारी चीज़ें आपकी सिक्कों पर मिलती। स्मारक कुछ बना दिए गए थे, मूर्तिकला बहुत अच्छी थी, माता देवी की मान लीजिए मूर्ति मिली होती। सिंधु सभ्यता आप जानते हैं मात्र सत्तात्मक होती थी। चित्रकला, आपकी दीवारों में भी चित्रकलाएँ की जाती है, जैसे अजंता एलोरा गुफाएँ आज भी है, वहाँ पे चित्रकला की गई, भीमबेटका गुफाएँ, ये सारी चीज़ें आपकी पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको ये कुछ समझ में आया होगा। इसके आगे का स्टेप हम बताएंगे अगले पार्ट में। दोस्तों, आप बोरिंग बिल्कुल मत महसूस कीजिएगा, आपको अभी हम कॉन्सेप्ट क्लियर करें, इसके आगे हम आपको फैक्ट टू फैक्ट प्रश्न भी देंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।